Hi everyone and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session guys, I will bring to you the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And why PMI analysis is very important, ये आपको session के end में आपको clearly समझ में आ जाएगा because just reading the articles is not enough. सिर्फ उसको पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, उसके अंदर से चीज़ों को एग्जामिन करना एंड देन उसको सिलेबस से कनेक्ट करना एंड देन ये देखना कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. That is the most important part after reading any particular article. All right. So let's begin with the session and let's talk about the very first article, which is about the federalism, federal structure of the country. जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है and it is less about federal structure, more about the center and state relations. जो सेंटर स्टेट रिलेशन है बेसिकली उसके ऊपर फोकस करते हुए आर्टिकल है. एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अभी एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में से कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं जो कि ये बता रहा है कि उस स्पीच में बेसिकली उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेंटर का कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर वो बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेंस में. फेडरलिज्म को लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2020 में भी पूछा गया था. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी थ्रेट्स टू द स्टेट्स ऑटोनॉमी. बेसिकली जो इनकी स्पीच थी एम.के. स्टालिन की, इसमें इन्होंने बताया है दैट व्हाट आर सम ऑफ द थ्रेट्स टू द स्टेट्स ऑटोनॉमी और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का किस तरीके से इंटरफेरेंस आ रहा है. नंबर वन, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव पावर जाती जा रही है और जो स्टेट के राइट्स है वो भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं. और इसका प्राइम एग्जांपल है जीएसटी कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन. जीएसटी कलेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके अक्सर जो स्टेट्स हैं वो कंप्लेंट करते रहते हैं सेंटर के सामने. आए दिन किसी ना किसी न्यूज़पेपर में या किसी ना किसी न्यूज़ चैनल्स में लड़ाइयाँ होती रहती हैं रिगार्डिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी. तो यहाँ पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का मानना है कि यस, nowadays there is an excessive concentration of power in the central government. और बहुत सारे एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी. एक नीट बिल तमिलनाडु में आने वाला था, वो वहाँ के गवर्नर आज तक प्रेसिडेंट के पास भेजा ही नहीं फॉर कंसिडरेशन. डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिससे कि जो स्टेट का रोल था प्लानिंग में वो कम कर दिया गया. एंड स्टेटस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी स्टेट का जो रोल है वो अब बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज किया जा चुका है. सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी पावर को एक्सेसिव बना चुकी है. ठीक है. नंबर टू, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सेंटर स्टेट रिलेशन और द फेडरल स्ट्रक्चर. नंबर टू इज द रेवेन्यू शेयरिंग. रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड सर्टेन स्टेट हैज बीन लेस देन सेटिस्फैक्टरी एंड आउट ऑफ लाइन विद द फाइनेंस कमीशन. जब 14 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो उस पर तमिलनाडु, केरला और अदर सदर्न स्टेट्स ने काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि उस रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि जो डेवलप, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया. तो वहां पे फाइनेंस कमीशन में जो उनका शेयर था, उनका जो ग्रांट था, उसको कम कर दिया गया था. तो इसके लिए भी काफी ज्यादा टसल मचा था बिटवीन दो स्टेट्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि अगर हम डेवलप हो रहे हैं तो क्या इसमें हमारी गलती है. हम एक तो डेवलप भी हो रहे हैं और ऊपर से आप हमारा ग्रांट भी कम कर रहे हो. ठीक है, तो जो रेवेन्यू शेयरिंग है इसके ऊपर भी काफी बड़ा बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर. मूविंग अहेड, गवर्नर्स इंटरफेरेंस, तो ये तो बहुत ही आम बात है. देखो, गवर्नर जो है हम सब जानते हैं इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट दीज डेज ऐसा देखा जाता है, नॉट दीज डेज, सिंस इंडिपेंडेंस ऐसे देखा जा रहा है कि भाई जैसे ही सरकार चेंज होती है गवर्नर्स को हटा दिया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि वो उनके लिए काम कर सके. तो गवर्नर का इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट is you know one of the major problems that is associated with the federal structure of the country. And then recent tussle between non Hindi speaking states and center. अब देखो, हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं और हमारा देश एक रिच डाइवर्सिटी वाला देश है. अब ऐसे में अगर आप कोई किसी एक लैंग्वेज को किसी के ऊपर थोपना चाहोगे, किसी के ऊपर इम्पोज करना चाहोगे जबरदस्ती, सो दैट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी ने बोला है कि हमारा जो देश है एक रिच डाइवर्स और हेरिटेज वाला देश है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट भी करके चलना. ऑलराइट, फ्रेटर्निटी वाला जो हमारे प्रियम्बल में भी वर्ड मेंशन है. ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल. ठीक है, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी के ऊपर काफी ज्यादा जोर दे रही है.
Now there are some other challenges as well, like there is a growing divergence between the richer and poorer states, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि एक बैलेंस होना चाहिए among all the states. Alright. And finally, interference of center into the legislative power of states. जब वो 3 फार्म बिल्स आए थे तो हम सब ने ये डिस्कस किया था, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल्स में डिस्कस किया होगा कि कुछ पावर्स वहां पे सेंटर ने क्या करी थी, जो स्टेट लिस्ट में थी उसके ऊपर कानून बना दिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ है. ठीक है, क्योंकि 3 लिस्ट है हम जानते हैं शेड्यूल 7 में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट में से कानून बना सकती है और कॉन्करेंट में बना सकती है, स्टेट में नहीं बना सकती. बट वहां पे ऐसा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट के अंदर घुस के, स्टेट लिस्ट के अंदर इंटरफेरेंस करके कानून बनाया था फार्म बिल से रिलेटेड. ठीक है, एंड इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डेंट है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर. so these are some of the challenges which are associated with the federal structure. I hope all these are clear. But now what are the solutions? क्या solutions है इसके? ठीक है, these are the solutions. What are the way ahead? Number one, there is a need of reforms, but the reform should be continued with the balanced federal structure. Reform करने हैं, करो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको करना है, आप किसी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हो, करो, लेकिन आपको वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है ना. तो रिफॉर्म्स ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं है आपको. Then there is a need of strengthening of center state and interstate relation. अब देखो इतने सारे कमीशंस बनाए गए रिगार्डिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट रिलेशन. बेस्ट एग्जांपल सरकारिया कमीशन है. उनकी इंप्लीमेंटेशन, उनकी रिकमेंडेशन को इतने स्मूथली आप इंप्लीमेंट करते नहीं हो और फिर कहते हो कि सेंटर और स्टेट रिलेशन जो है वो इंप्रूव नहीं हो रहा. कैसे होगा जब आप कमेटी कोई बना रहे हो और उससे रिकमेंडेशन ले रहे हो और उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, तो फायदा क्या होगा. ठीक है. नो इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 3 अलग अलग लिस्ट बना के दी है, आपको अलग अलग कानून डिसाइड करके दिए हैं, तो उसके हिसाब से कानून बनाओ ना, दूसरे के घर में झांकने की जरूरत क्या है. ठीक है. एंड फाइनली प्रिजर्विंग द रिच कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज. किसी के ऊपर कोई भी एक कल्चर थोपना, किसी के ऊपर कोई भी एक लैंग्वेज इंपोज करना इज नॉट द आइडिया बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकारों को ऐसा करने से बचना चाहिए. अगर हम ये कुछ 3-4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एज इट इज बना रहेगा, स्टेट्स के बीच में और स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो हार्मोनाइजेशन है वो बनी रहेगी. ठीक है. तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. एंड नाउ प्री में दे कैन आस्क यू क्वेश्चन. दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. तीनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है. नाउ प्री के लिए अगर हम देखें, सो कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो 5 अलग अलग फीचर्स आपको दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, एंड विच ऑफ द अबव फीचर्स आर यूनिटरी. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिटरी. बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो, बट यस कभी कभी एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए. इट प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर. तो देखो डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्लियर है कि वो एक फेडरल फीचर है. Constitution of India has provided for independent judiciary. Now please don't get confused here. Independent judiciary is a federal provision, while if I talk about the unitary मतलब single judiciary, तो वो कैसा होगा, unitary feature होगा. ठीक है ना. So this is again a federal feature. It provides for bicameral legislature. Of course it is a federal structure. जहाँ पे भी दो की बात हो रही होगी ना, जहाँ पे भी आपको लग रहा होगा दो चीजें हैं, दो चीजें इन्वॉल्व है, या यहाँ कहीं पे भी इंडिपेंडेंसी की बात हो रही होगी, तो आंख बंद करके फेडरलिज्म डिसाइड करते हैं. ठीक है. इट प्रोवाइड्स फॉर सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशरी. तो ये आपका यूनिटरी फीचर है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज. तो एज वी ऑल नो ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर है. तो यूनिटरी फीचर यहाँ पे 4 and 5 है, विच मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. एंड नाउ मेंस और इंटरव्यू की बात कर लेते हैं. मेंस में GS2 में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी दोनों में ही. एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. Constitution remains the supreme law of the land in a federal form of government, unlike in unitary where the supremacy lies with the parliament. Discuss in the light of recent tussle between center and state. अब आपको देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अगर हम पकड़े, इसमें क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले तो हमें ये बतानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कंट्री फेडरल है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है. ठीक है, ये बात आपको बतानी है पहले कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम माना गया है. तो वो हमारे देश का एग्जांपल आप लेके बता सकते हो. फेडरल, अब फेडरल फॉर्म होते क्या है पहले ऑफ कोर्स ये भी बताना पड़ेगा. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये आपने बोर्ड में बता दिया.
एंड देन हाउ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो बता देंगे। और फिर उसके बाद जाएंगे कि कैसे आजकल जो टसल चल रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो किस तरीके से फेडरेशन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। एंड फाइनली द सोल्यूशन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर और आप एक आंसर लिख पाओगे इन इंटरव्यू में। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म इन इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है और कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल देखो सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाइयां चली रही हैं। अब क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया था, एक आइडिया मतलब एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। तो जब भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ कोई भी देश बढ़ेगा तो वहां पे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे भी उनकी सरकार नहीं है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ टसल रह रहा है। अब चाहे गलती किसी की भी हो, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की हो, हमें उसके ऊपर नहीं जाना। हमें बस इतना फोकस करना है कि यस दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं और क्या मुद्दा है और उससे रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और कैसा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल चीजों में कूदने का कोई सेंस नहीं है। So I hope this PMI analysis is clear, and now let's move ahead to another article, lessons from a letter. Now remember, इस आर्टिकल में वैसे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में है तो आई थॉट कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। ये है ACN नाम्बियार के बारे में, जो कि सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी क्लोज एसोसिएट माने जाते थे। एंड इन्होंने वहाँ पे यूरोप में इंडियन इंडिपेंडेंस जो हमारा रेवोल्यूशन था उसके लिए यूरोप में रह के काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें मेंशन है इस आर्टिकल में, तो लेट्स टॉक अबाउट हिम। ACN Nambiar, he was an Indian nationalist and a colleague of the great Subhash Chandra Bose. He was born in Thalassery, which is in Kerala right now, and he spent much of his life serving the Indian independence movement in Europe, as I already told you. By 1933, Nambiar became Netaji's trusted confidant in Europe. ठीक है, यूरोप में काफी एक इन्होंने कॉन्फिडेंस बना लिया था सुभाष चंद्र बोस के अंडर बाय 1933। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जिसकी वजह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये किसी ना किसी स्टेटमेंट में आपके एग्जाम में मिल सकता है। It was in the same year that Hitler's police had expelled him from Germany in the year 1933 after arresting him on February 27 for involvement in the Reichstag fire along with communists. Basically जो हिटलर था उन्होंने हिटलर ने इनको जर्मनी से एक्सपेल कर दिया था। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि 1942 बोस ब्रॉट नाम्बियार बैक टू बर्लिन टू जॉइन हिज टीम टू कैरी ऑन विद हिज इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, इसके अलावा 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ चले गए थे टू इंडियन नेशनल आर्मी के जो मुद्दे थे उसको लेके, तो उस समय इन्होंने अपना सक्सेसर इनको ही चुना था, नाम्बियार को ही सक्सेसर चुना था। तो ही डेजिग्नेटेड सुभाष चंद्र बोस डेजिग्नेटेड नाम्बियार एज ए सक्सेसर फॉर हिज यूरोपियन कैंपेन व्हेन ही सीक्रेटली लेफ्ट फॉर द फार ईस्ट टू लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द एलाइड पावर्स इम्प्रिजन नाम्बियार। अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये ओनली पर्सन है, ही वाज द ओनली इंडियन फ्रीडम फाइटर टू हैव बीन अरेस्टेड बाय हिटलर एंड द एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस और हिटलर दोनों ने इनको अरेस्ट किया। तो ये इनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग बात है और ये आपके स्टेटमेंट में हो सकता है किसी भी प्री के क्वेश्चन में। मान लो कि कोई क्वेश्चन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसमें एक स्टेटमेंट हो सकती है ACN नाम्बियार वाज द ओनली इंडियन फ्रीडम फाइटर हु वाज अरेस्टेड बाय हिटलर एंड द एलाइड पावर्स। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। बाकी इसमें और कुछ रेलेवेंट नहीं था हमारे लिए, बट नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, डिमोलिशन ड्राइव्स वायलेट इंटरनेशनल लॉ। तो आपने बाबा बुलडोजर का नाम बहुत सुना होगा आजकल न्यूज चैनल्स में, जो हमारे कुछ शानदार न्यूज चैनल है बाबा बुलडोजर टाइप की न्यूज चलाते हैं, जो कि तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर चल रहे हैं, जो कि सही भी है और गलत भी है, दोनों ही बातें। देखो सही इसलिए है क्योंकि बुलडोजर किसी सही आदमी के ऊपर तो चल नहीं रहे, सभी आदमी के घर पे तो चल नहीं रहे, अगर हम इस तरीके से सोचें। लेकिन अगर हम लॉ के टर्म्स में सोचें तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्यों गलत बात है अभी हम आगे समझेंगे। अभी रिसेंटली ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ये कम्युनल क्लैशेस हुए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के खारगोन में कम्युनल क्लैशेस हुए थे, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, बुलडोजर चला दिया उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के घर के ऊपर जिनको जो कि सस्पेक्टेड थे। ठीक है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया कि ये जो डिमोलिशन इन्होंने करी है, दीज आर इन रिस्पॉन्स टू द इलीगल इंक्रोचमेंट। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया कि इलीगल इंक्रोचमेंट था जी, इसलिए हमने जाके उनके घर डिमोलिश कर दिए। लेकिन ऐसा हम सब जानते नहीं है।
These bulldozing machines are not just demolishing the houses or the shops, but also bulldozing the rule of law and our constitutional order. But how? You must be wondering how कि यार वो लोग तो गलत है ना, आप बिल्कुल ठीक किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं चलता है। ये हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कोई जंगल राज नहीं चल रहा है कि अगर कोई सस्पेक्ट है तो उसको बिठा के सामने गोली मार दो, ये तरीका नहीं है। पहले एक एक प्रोसेस है पूरा, ट्रायल चलेगा एंड जज साहब डिसाइड करेंगे, जो हमारी जुडिशरी है वो डिसाइड करेगी कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। पुलिस के पास या गवर्नमेंट के पास किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी के लिए जजमेंट पास करे, ठीक है, या किसी को किसी को कन्विक्ट करे। ऑलराइट, ये तरीका गलत है। हमारा देश रूल ऑफ लॉ पे चलता है, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। अब कितने भी न्यूज़ चैनल में कुछ भी बातें चलती रहे, उन पे ध्यान मत दो। जस्ट रिमेंबर दैट आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जंगल राज नहीं चल रहा है यहाँ पे कि किसी को भी उठाया गोली मार दी, ऐसा नहीं होता। सो अब इसमें जो जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि क्यों ये एक रूल ऑफ लॉ के हिसाब से गलत है, क्यों है, क्योंकि राइट टू हाउसिंग, भाई राइट टू हाउसिंग फंडामेंटल राइट है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, और ये हमारे देश की अदालतों ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू हाउसिंग फंडामेंटल राइट है विच इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर ये फंडामेंटल राइट है तो आप मेरे से कैसे छीन रहे हो, और वो भी सिर्फ तब जबकि मेरे पे सस्पेक्ट, जबकि मैं सस्पेक्ट हूँ, सिर्फ अभी मैं गिल्टी नहीं हूँ। ऑलराइट, एंड इसके अलावा नॉट ओनली दिस, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी जो राइट टू हाउसिंग है ये एक राइट है। कैसे? इट इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड राइट अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ फ्रेमवर्क विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया। इसका मतलब राइट टू हाउसिंग इंडिया में एक यूनिवर्सल राइट है, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ से बाइंडिंग है। आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स states that everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, basically right to housing। आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहता है। आर्टिकल 11.1 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये रिकॉग्नाइज करता है द राइट ऑफ एवरीवन टू एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली अलोंग विद द शेल्टर। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटरनेशनल लॉज में बहुत सारे प्रोविजंस है जहाँ पे राइट टू हाउसिंग, हाउसिंग जो है वो एक राइट है। इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो प्रोहिबिट्स आर्बिट्री इंटरफेरेंस इन एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ द राइट टू एडुकेट हाउसिंग इज व्हाट? इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स एविक्शंस। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल लॉ में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। और चलो आप कहोगे कि यार इंटरनेशनल लॉ तो बाइंडिंग नहीं होते किसी भी स्टेट के ऊपर, तो इंटरनेशनल लॉ तो ठीक है बाइंडिंग नहीं है, तो ठीक है अगर गवर्नमेंट ने वायलेट भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई एग्री। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे केसेस में एक बहुत अच्छी बात बोली है। बहुत सारे केसेस के एग्जांपल है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी रिसेंट एंड वेरी फेमस पुट्टू स्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्रिंसिपल है that the fundamental rights must be read and interpreted in a manner that which would enhance their conformity with the international human rights law। फंडामेंटल राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, फंडामेंटल राइट्स की जो एनफोर्सेबिलिटी है वो इस तरीके से होनी चाहिए दैट दे शुड कंफर्म विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, हम तो नहीं कह रहे, या किसी सरकार ने तो नहीं बोला। ऑलराइट, सो दैट इज वाई ये जो बुलडोजिंग चल रही है ना, ये समहाउ रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कैसे हो गया? राइट टू हाउसिंग फंडामेंटल राइट बता रहे हो, और दूसरी तरफ सिर्फ सस्पेक्ट के बिना पे आप मेरा घर तोड़ दे रहे हो, तो गलत बात है, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ दीज आर सम ऑफ द आर्टिकल्स, दीज आर सम ऑफ द राइट्स, दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इन फैक्ट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 of the Constitution of India as interpreted by the Supreme Court and High Court in various cases, ठीक है। अब ये सारे रट रहे मत बैठ जाना, एक बार रीड कर लो कि कौन कौन से राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 21। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बट दीज आर सम ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और ये किसी ने नहीं, ये हमारे कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बताया। और राइट नाउ क्वेश्चन कैसा आएगा भाई? क्वेश्चन प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें, बहुत सुंदर। राइट टू हाउसिंग इज अ राइट टू, देखो राइट टू वोट पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अब राइट टू हाउसिंग पे भी आ सकता है कि किस तरीके का राइट है। लीगल राइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है हमारे देश में
जो कि ये कहता हो कि आपके पास घर होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है, अभी अभी पढ़ा। और क्योंकि फंडामेंटल राइट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो जाएगा, ठीक है। और यूनिवर्सल राइट है, यस, बिकॉज इट इज बाइंडेड बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये तीनों है, फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और यूनिवर्सल भी है। तो ओनली 2, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो प्लीज याद रखना इस चीज को। अगला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, पैनोप्टिकोनिज्म। ये बात कर रहा है किसकी? पैनोप्टिकोनिज्म। और ये जो पिछला वाला आर्टिकल था मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। प्री में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यही होगा, राइट टू हाउसिंग के ऊपर ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर हम वैसे देखें तो ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल था, तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारी अदर चीजें भी मेंशन थी, और वो मैंने नहीं ली है बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पैनोप्टिकोनिज्म, अब ये क्या है जी? ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। देखो किसने दिया था? जेरेमी बेंथम, ठीक है, द ग्रेट जेरेमी बेंथम, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और क्या होता है कॉन्सेप्ट? पैनोप्टिकोनिज्म बेसिकली एक जो पैनोप्टिकॉन है, पैनोप्टिकोनिज्म तो एक कॉन्सेप्ट है, बट पैनोप्टिकॉन एक स्ट्रक्चर है। पैनोप्टिकॉन एक स्ट्रक्चर है जो कि डिजाइन किया था जेरेमी बेंथम ने, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक सर्कुलर बिल्डिंग है, ठीक है, एक सर्कुलर बिल्डिंग है बड़ी सी। सर्कुलर तो नहीं बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं स्फेरिकल, ठीक है। इस सर्कुलर बिल्डिंग में एक बीच में वॉच टावर है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग हाइट्स पे सेल बने हुए हैं, अलग अलग हाइट्स पे सेल बने हैं। और ऐसा ऐसा और इन सेल में रहने वाले प्रिजनर्स जो हैं, इनको ये बात पता है कि वॉच टावर में जो भी बंदा, जो भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, वो हमको एवरी टाइम ऑब्जर्व कर रहा है। वो हमको क्या कर रहा है? एवरी टाइम ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसी डर से ये जो प्रिजनर्स है ये अच्छे कंडक्ट में रहते हैं, यहाँ पे चुपचाप से शांति से बैठे रहते हैं, सिर्फ इस डर से कि वॉच टावर में बैठा वाला पर्सन एवरी टाइम हमें ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन ये जो प्रिजनर्स है इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कौन कहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था जेरेमी बेंथम ने। इट वॉज अ सर्कुलर बिल्डिंग with cells built into circular walls with an observational tower at the center. A guard could observe every move of the prisoners in each cell from the observational tower. But in actually, he is not observing anything. The prisoners, in turn, could see the tower but could not see anything inside it on account of the difference in height as well as the shutters and blinds. क्योंकि वो अलग अलग हाइट पे सेल्स बने हुए हैं, तो ये जो इसके अंदर प्रिजनर्स हैं इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। And this ambiguity about whether or not they were being observed forced the prisoners to conduct themselves inside their cell. अब उनको ये बात बता दी गई है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, पर क्या सच में ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये बात की बात है। लेकिन इस डर से ये सही कंडक्ट करते हुए बैठे, चुपचाप से शांति से बैठे हैं बिना किसी हरकत के। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही अच्छा है। आप भी आगे चलेंगे तो आपको मजा आएगा। Bentham believed that this fear of constant surveillance could help bring order and discipline. Bentham ने माना कि भाई अगर हम किसी के ऊपर कांस्टेंट सर्विलेंस का डर डाल देंगे तो उससे वो आदमी डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। हालांकि ये गलत है, अभी आगे पढ़ेंगे। Alter and reform groups and preserve morals inside the four walls of the prison. तो एक और थिंकर है जिनका नाम है फुकाल्ट, उन्होंने क्या करा, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दिया फिलोसफिकल थ्योरी में, ठीक है। और उन्होंने ये माना दैट विजिबिलिटी वाज अ ट्रैप that would coerce people into disciplining themselves and behaving in a way that pleased systems of power and knowledge. उन्होंने माना कि ये जो सर्विलेंस का डर है, सर्विलेंस का डर है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को डराने के लिए। सर्विलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, कांस्टेंट सर्विलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को डराने के लिए, और इससे उनको जैसा भी स्टेट चाहेगी उस तरीके से कंट्रोल में रख सकती है। तो ये एक फिलोसफिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। और गवर्नमेंट या स्टेट या जो भी कंट्रोलर है वो जिस तरीके से बिहेव करवाना चाहेगा वो उस तरीके से करवा लेगा, ठीक है। आगे चलते। इफ दिस इनविजिबल सर्विलेंस फीचर्स आर इंस्टॉल्ड इन सोसाइटी पीपल वुड सेल्फ रेगुलेट देमसेल्फ। अगर हम कांस्टेंट सर्विलेंस लगा दें चारों तरफ तो लोग अपने आप ही सेट हो जाएंगे, इजंट इट? पर क्या ये सही होगा? इसकी बात हम आगे करेंगे। assuming that they are being constantly observed even when there is no observing them, चाहे कोई ऑब्जर्व करे या ना करे, फियर ऑफ कांस्टेंट सर्विलेंस भी काफी होगा किसी को भी डिसिप्लिन रखने के लिए, ठीक है।
इट प्रोड्यूसेस आउटकम्स डिजायर्ड बाय सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल विदाउट अनलीशिंग एनी एक्चुअल वायलेंस। किसी वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस गवर्नमेंट को चारों तरफ एक डर फैलाना है और कुछ बोगस चीजें लगा देनी है, कुछ फेक चीजें लगा देनी है, जिससे लोगों को ये लगने लगे कि वी आर अंडर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन। और क्योंकि वी आर अंडर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड समवन इज ऑब्जर्विंग अस, तो अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएंगे विदाउट डूइंग एनी वायलेंस। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल वायलेंस नहीं है, बट इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस बिकॉज इट डिवाइड्स पीपल ऑफ देयर फ्रीडम ओइंग टू देयर साइकोलॉजिकल फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड। यहाँ पे जो फ्रीडम है उसका वायलेशन हो रहा है भाई। अगर मेरे को हमेशा फियर लगा रहेगा दैट आई एम अंडर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो मेरे जो एक्शंस होंगे वो फ्री एक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, मैं हर चीज को करने में डरूंगा, तो यहाँ पे ये फ्रीडम का वायलेशन है। तो हर चीज के दोनों चीजें होती है, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके हाथ में पूरा सुप्रीम कंट्रोल दे दिया जाए कि ठीक है अब किसी के भी पर्सन के हाथ में XYZ कोई भी पर्सन है, अगर उसके हाथ में सुप्रीम कंट्रोल दे दिया जाए तो वो तो भाई भगवान हो जाएगा ना। फिर अगर किसी के हाथ में एक कंट्रोल आ जाएगा तो वो तो जैसा चाहेगा वैसा कंडक्ट करवा सकता है, जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से काम करवा सकता है, जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से देश को, दुनिया को, कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। ऑलराइट, there is a one way attainment of information which can be further used to control citizens। ये इससे citizens के ऊपर कंट्रोल बनेगा एंड दैट इज वाई हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है। ठीक है, और ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अभी इसके हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। इस तरीके की चीज हमारे साथ हो रही है। कैसे हो रही है आगे बढ़ते। Who can't believe that panopticonism would spread and have unprecedented consequences in societies as systems of control would use it for their benefit at the cost of individual freedom। जो सिस्टम है, देखो ये तो होता ही है ना, अब ह्यूमन नेचर ही है। अगर हमारे पास कभी कोई सुप्रीम कंट्रोल आ जाएगा तो हम तो सामने वाले के कुछ समझेंगे ही नहीं, हम तो उसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम उसकी फ्रीडम को डिवाइड कर रहे हैं या उसकी फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं। ऐसा हम कुछ भी नहीं सोचने वाले। तो इसके बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट है एक सोशना जुबॉफ, उन्होंने इसको एक फर्दर लेवल पे लेके गए और उन्होंने सर्विलेंस कैपिटलिज्म का नाम दे दिया, जिसका मार्केट्स में इस्तेमाल होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा। जब आप फोन में कोई ऐप कोई किसी भी चीज को सर्च करते हो, लेट्स से कि आप जूते सर्च कर रहे हो, जूते सर्च करने के बाद आपको सारी जितने भी आपकी सोशल मीडिया आईडीज हैं उन सब जगह जूते जूते दिखने लग जाते हैं। तो ये क्या है? कोई तो आपके ऊपर सर्वेलेंस रख रहा है, क्योंकि वन वे इंफॉर्मेशन है, उस पर्सन तक वो बात पहुंच गई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को एलेज किया जाता है दैट गवर्नमेंट के पास हमारा फोन का ट्रैक है। ठीक है, इसके अलावा कैमरे तो लगे ही हैं चारों तरफ। अब कैमरे देखो चले चाहे ना चले, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो और कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आपके अंदर डर तो होता ही है कि यू आर बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय समवन, जिसकी वजह से आपका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर वो कैमरा नहीं होगा तो आपके कंडक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर आ सकता है, आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मानने वाली बात है। Computers and mobile phones become a medium for monitoring one's actions, and individuals' performance at the workplace is recorded and monitored through their keystrokes। आजकल कई कंपनीज में भी ऐसा होता है कि अगर हम जब तक कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तभी तक का जो वर्किंग आवर है वो काउंट हो रहा है, जैसे ही पर्सन हटा के जो वर्किंग आवर्स वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये यही है, पैनोप्टिकोनिज्म ही है। Government track our phones and keep a record of our biometrics in the name of preventing terrorism। Alright? As a marketing strategy, social media platform वाला example मैंने आपको दे दिया। Alright, and this sort of monitoring and data collection is analogous to the panopticon because it's a one-way information avenue where systems of power use technology। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि panopticon, ये जो चीजें हमारे अराउंड चल रही हैं, all these things are panopticonism because जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, ओनली हमें सामने से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। देयर इज ओनली वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ऑफ कोर्स प्री में नहीं बनेगा, मेंस और इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में गवर्नेंस में भी बन जाएगा और एथिक्स में भी बन जाएगा। ज्यादातर इसका जो अलाइनमेंट है वो एथिक्स की तरफ रहेगा। गवर्नेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी एथिकल क्वेश्चन ही होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस, पैनोप्टिकॉनिज्म इज अ मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल द सिटीजंस। कमेंट। तो आपको सबसे पहले तो इसमें बताना है पैनोप्टिकॉनिज्म होता क्या है। ठीक है,
उसके बाद ये बताना है कि कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, और फिर आपको फाइनली बताना है कि वेदर इट कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट्स और नॉट। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग अस ऑफ आवर फ्रीडम। एंड एथिक्स में कैसा क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, पैनोप्टिकॉनिज्म कैन बी डिवाइज्ड एज अ मेथड टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। एग्जामिन, अब इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भी कल को हमने आपको आईएएस बना दिया और आपको ये हमने वो दे दिया, राइट दे दिया कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कांस्टेंट नजर रख सकते हो, ठीक है, कांस्टेंट, बिना उनकी जानकारी के, या अगर उनको जानकारी भी है तो भी, तो क्या करोगे? इन दैट केस आपको भी यही चीजें बतानी है कि जो कांस्टेंट सर्विलेंस है, जो फियर ऑफ कांस्टेंट सर्विलेंस है, इट इज बेसिकली टू कंट्रोल द सिटीजन्स, और ये फ्रीडम का वायलेशन, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, स्टार रेटिंग के लिए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हेल्थ स्टार रेटिंग एक ड्राफ्ट निकाला था हेल्थ स्टार रेटिंग का, उसके बारे में तो बात कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस। FSSAI डिसाइडेड टू अडॉप्ट द हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम, जिसमें स्टार रेटिंग दी जाएगी टू द पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाफ स्टार टू 5 स्टार्स, ठीक है। दिस डिसीजन was made on the recommendation of IIM अहमदाबाद, ठीक है। और अभी आने वाले 4 साल के लिए ये वॉलंटरी होगा। अगर कोई अपने फूड पैक्ड आइटम पे स्टार रेटिंग कराना चाहता है, हेल्थ स्टार रेटिंग कराना चाहता है तो कराए, नहीं कराना चाहता है तो नहीं कराए। बट प्रीमेस में से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सुंदर। बट इसमें याद रखना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम किसने निकाला? FSSAI ने। इसके रिकमेंडेशन पे निकाला IIM अहमदाबाद। और क्या ये वॉलंटरी है या मैंडेटरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्री में ऐसा हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। So it has been released by FSSAI. This is absolutely correct. It has been modeled by IIM Ahmedabad. ये भी बिल्कुल सही बात है. And the system has been made mandatory for all producers. नहीं, for the next 4 years it will be voluntary. तो 1 and 2 इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए. Alright. एंड द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, चाइना और सोलोमन आइलैंड का एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और सोलोमन आइलैंड्स में यूएसए और चाइना दोनों पहुंचना चाहते हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले पहुंचेगा और कौन सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा करेगा। सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर कंट्रोल ये इसलिए बिठाना चाहते हैं क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि उसका पैसिफिक ओशन में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। जिसका कंट्रोल हो जाएगा उसका कंट्रोल पैसिफिक ओशन में बढ़ जाएगा, ठीक है। So China has signed a security pact with Solomon Islands, a first of its kind arrangement that could pave the way for further Chinese security deal overseas. अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इस एग्रीमेंट में? तो both the countries will cooperate in the areas like maintenance of social order, protection of the safety of people's lives and property, humanitarian assistance and natural disaster response. अब यहाँ पे कहीं पे भी ना सिक्योरिटी डील की बात नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पे बात हुई नहीं है, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स ने, अब देखो सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर कंसर्न बाकी देशों का भी तो है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है। तो amid the concerns of all these countries, Solomon Islands said that there was no agreement for a Chinese military base, कि हमने चाइनीज मिलिट्री बेस बनाने के लिए किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। इट इज कम्प्लीटली सिक्योरिटी डील जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी जो कि हमने मेंशन करी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस पर यूएसए ने नाराजगी जताई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी नाराजगी जताई है हालांकि, और इस पर चाइना का ये कहना है कि यूएसए ने लगभग 25 ईयर्स पहले ही अपना सोलोमन आइलैंड से एम्बेसी हटा ली थी। मोर देन 35 ईयर्स के बाद उनका कोई भी डिग्नेटरी सोलोमन आइलैंड्स गया था। देन जब आज हम इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सोलोमन आइलैंड्स में, तो फिर यूएसए के अंदर खुजली क्यों मच रही है इतनी ज़्यादा, राइट? ये चाइना का कहना है। इसके बारे में और डिटेल आएगी तो वी विल डिस्कस लेटर, ऑलराइट। एंड पीएमआई एनालिसिस इसका ज़रूरी नहीं है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट येस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बिकॉज these are the important international event. And that's it for the session today. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.